आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा बस की यात्रा। आप समस्त विद्यार्थी जो आपके पाठ्यक्रम में जो आपकी पाठ्य पुस्तक है वसंत, इसमें से जो तीसरा अध्याय है बस की यात्रा, आज इसी पर परिचर्चा करेंगे, इसी का गहन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अपनी अपनी पुस्तक निकाल ले और पेन पेंसिल साथ में रखना। बस की यात्रा सर्वप्रथम ये कैसी विधा है? ये है एक व्यंग्यात्मक निबंध। व्यंग्यात्मक निबंध क्या होता है? व्यंग्यात्मक निबंध होता है जब हम किसी भी वस्तु पर, किसी भी पदार्थ पर, किसी भी व्यक्ति पर व्यंग्य करते हैं। व्यंग्य, कटाक्ष व्यंग्य करना हो हमें, यानी कि एक तरह से अंग्रेजी में बोले तो टोंट मारना, टोंट लगाना किसी पर। ठीक है, और इसमें जो टोंट किया है लेखक ने, हरिशंकर परसाई जी इसके लेखक हैं, तो लेखक ने टोंट किया है बस पर, ऐसी बस पर जिसकी हालात बिल्कुल ही जर्जर हो चुकी है। टोंट किया है इसमें लेखक ने बस के मालिक पर, जो सिर्फ पैसों के बलबूते, जो सिर्फ पैसों को देखते हैं, न कि किसी भी यात्री के जीवन को देखते हैं, न किसी अन्य व्यक्ति को देखते हैं। सिर्फ उसे क्या दिखाई देता है? पैसा, धन दिखाई देता है उसे। ऐसे लोगों पर लेखक ने व्यंग्य किया है, टोंट किया है। ठीक है भाई, तो सर्वप्रथम हम हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य में व्यंग्यात्मक व्यंग्य कवि के, व्यंग्य साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। व्यंग्य साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे हरिशंकर परसाई जी का जीवन वृत्तांत जानने। तो हरिशंकर परसाई जी हिंदी के एक सुप्रसिद्ध व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई जी का जो जन्म है 22 अगस्त सन 1922 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के जिले के जमानी नामक गांव में हुआ था। आपकी पुस्तक में नहीं है, आप लिखना चाहते हो तो लिख लेना ये, या फिर बाद में लिख लेना जब स्कूल में आओगे, उस टाइम बता दूंगा आपको, लिखवा देंगे ये सभी। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी और इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए की परीक्षा पास की थी। ठीक है, हिंदी व्यंग्य लेखन को सम्मानित स्थान दिलाने में हरिशंकर परसाई जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, रविंद्रनाथ त्यागी को मिलाकर हिंदी व्यंग्य लेखन की त्रिमूर्ति बनती है। यानी कि अगर व्यंग्य साहित्यकारों को लें और जिनकी त्रिमूर्ति बनती है, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे जिनका नाम व्यंग्य साहित्यकार के रूप में हिंदी साहित्य में जाना जाता है? वो है शरद जोशी, हरिशंकर परसाई और रविंद्रनाथ त्यागी। ठीक है, इन्हें हिंदी व्यंग्य लेखन की त्रिमूर्ति मानते हैं साहित्यकार। बाद में चलकर इनके सिवाय जो अन्य व्यंग्य साहित्यकार हो गए हिंदी में, श्री लाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली, शेरजंग गर्ग जैसे लोग इनसे जुड़ गए। और इस महान साहित्यकार का जो निधन है, इस महान साहित्यकार का निधन सन 1995 1995 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। इन्होंने हिंदी साहित्य को अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी जो रचनाएं हैं वो कहानियों के रूप में, उपन्यास के रूप में, निबंध संग्रह के रूप में है। ठीक है, कहानियों के रूप में देखते हैं तो हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, माटी का एक कुम्हार से, ये इन्होंने 4-5 कहानियां लिखी हैं। फिर उपन्यास के तौर पर चले तो रानी नागफनी की कहानी, इस रचना के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी को हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। और तट की खोज, ये 2 उपन्यास रहे हैं। निबंध संग्रह, तब की बात और थी, बूथ के पांव पीछे, बेईमानी की परत और पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग सदा का दौर, निठल्ले की डायरी, ये इनके निबंध संग्रह रहे हैं। ठीक है, और इनमें सबसे जो इनकी समस्त रचनाओं में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि
इन्होंने प्राप्त की है। रानी नागपनी की कहानी, पगडंडियों का जमाना और विकलांग श्रद्धा का दौर और माटी के कुमार से, ये जो 4-5 रचनाएं हैं, इनमें इन्हें बहुत ही ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई है, इस महान साहित्यकार को। ठीक है भाई, तो ये था इस महान साहित्यकार का जीवन वृत्तांत। अब थोड़ा सा सारांश जान लेते हैं कि इस महान साहित्यकार ने इस व्यंग्यात्मक निबंध में किस संदर्भ में बताया, किस विषय में इन्होंने बताया है। तो ये एक व्यंग्यात्मक कहानी के तौर पे, एक व्यंग्यात्मक, ये जो रचना व्यंग्यात्मक निबंध के तौर पे है, और इसमें लेखक ने जो चर्चा की है वो क्या चर्चा की है कि किस प्रकार पुराने घिसे और जर्जर अवस्था के वाहन आजकल जो जिनके टायर घिस चुके हैं और जो बिल्कुल ही डगमगा गए हैं, जिनकी हालत बिल्कुल ही नाजुक हो चुकी है, ऐसे वाहन आज भी हम सड़कों पर चलते हुए देखते हैं। ठीक है, और जो उन वाहनों के जो मालिक है, उन मालिकों को सिर्फ धन के लोभ में, उन्हें धन का लोभ है, उन मालिकों को सिर्फ धन का लोभ है, ना ही उनमें वो कोई काम काज कराते, ना ही उनका सुधार कराते, उनमें किसी प्रकार का, उन पुराने और जर्जर वाहनों में किसी तरह का कोई नवीनीकरण उनके मालिक नहीं कराते, और उनसे, उन पुराने और जर्जर वाहनों से वो क्या करते रहते हैं, निरंतर काम लेते रहते हैं, निरंतर उन्हें चलाते रहते हैं। इस तरह के जो पुराने और जर्जर वाहन है, वो जब तक चलते रहते हैं तब तक वो फायदेमंद होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि पुराने और जो जर्जर वाहन है वो क्या करते हैं, लोगों की जान तक का खतरा बन जाते हैं। लोगों की जान माल के बारे में उन्हें मालिकों को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। तो इस तरह से लेखक ने इस अध्याय में जो ये पुराने और जर्जर वाहन है और उनके जो मालिक है, उन पर एक कटाक्ष व्यंग्य किया है। ठीक है, तो इस अध्याय में आज हम यही जानेंगे, बस की यात्रा। तो शुरू करते हैं। पेन पेंसिल साथ में रखना, जो कठिन शब्द आएंगे वो साथ के साथ में लिखते जाना। हम 5 मित्रों ने तय किया, कितने मित्र थे? 5। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटा भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। ट्रेन क्या होती है? रेलगाड़ी। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना है, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। अब ये बात क्यों कही है, किस विषय में कही है? लेखक ने स्वयं के विषय में कही है। ठीक है, ये उपयुक्त जो पंक्तियां पढ़ चुके हैं, और ये जो इसमें जो कठिन शब्द आए हैं अंतिम पंक्तियों में, डाकिन, डाकिन का मतलब क्या होता है? डाकिन होती है एक चुड़ैल, डायन, डायन डाका डालने वाली जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बात लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते, कि क्योंकि उन लोगों के पास एक अनुभव था, जीवन का एक अनुभव था, वो ये इन सभी हालातों से गुजर चुके थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना देखी है कि रात को कोई ऐसी दुर्घटना घटी है जिससे कि उन्हें अनुभव हुआ, और उन्होंने सलाह दी कि इस प्रकार से रात को कभी भी हमें ऐसी बस से जिसकी हालात नाजुक हो, जिसकी हालात बिल्कुल ही जर्जर हो, ऐसी बस से कभी भी सफर नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार देखते हैं कई अनजान रास्ते पे चल पड़ते हैं, या सुनसान रास्ता होता है, टायर पंचर हो जाता है या फिर गाड़ी खराब हो जाती है, आसपास कोई उसे ठीक करने वाला कारीगर भी नहीं होता, तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और रात के समय तो वैसे भी बहुत ही कम कारीगर मिलते हैं। ठीक है, अनजान जगहों पर, तो इसलिए लोगों ने उन्हें सलाह दी। फिर आगे चलिए। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा क्या होती है? आदर भाव। श्रद्धा क्या होती है?
सम्मान या आदर भाव। ठीक है, खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध क्या होते हैं? जो बहुत ही बूढ़ी होती है, उसके लिए प्रयोग करते हैं, अत्यंत बूढ़ी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी। अब ये बात क्यों कही है? ये जो बस है ये पूजा के योग्य थी। ये बात क्यों कही है? ये बात इसलिए कही है, लेखक ने इस पंक्ति में एक व्यंग्य भाव, लेखक का इस पंक्ति में एक व्यंग्य भाव छिपा हुआ है। इसके माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि बस बहुत ही पुरानी हो गई थी और उसके जो टायर है वो घिस चुके थे और इंजन चालू होते ही पूरी बस लड़खड़ाने लग जाती थी। और बस में यात्रा में बस में कोई भी खराबी हो सकती थी। जब भी अगर कोई यात्रा करते हैं तो बस में कोई भी खराबी हो सकती थी। अतः जो इतनी खराब और बेकार बस यात्रा के लिए नहीं होती, बल्कि इतनी खराब और बेकार बस तो किसके लिए होती है? पूजा के योग्य होती है। ठीक है, तो ये बात लेखक ने इस संदर्भ में बताई है। ठीक है भाई, ये साथ के साथ में इस प्रकार की पंक्तियों का अर्थ जानने की कोशिश करना आप लोग। आगे है कि सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। लोग इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी, अभी चलेगी। हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा करना, टाल मटोल करना। आगा पीछा करना क्या होता है? टाल मटोल करना। ठीक है, डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। अनुभवी यानी कि योग्यता प्राप्त किए हुए है, अनुभव है इसको। ठीक है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। विश्वसनीय क्या होता है? विश्वास के योग्य, कॉन्फिडेंस के योग्य, यानी कि विश्वास करने योग्य है। ठीक है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थीं, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर। रंग क्या होता है? रंग होता है भिखारी। रंग क्या होता है? रंग का मतलब क्या होता है? भिखारी। और फकीर कौन होते हैं? साधु लोग जो होते हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं फकीर। ठीक है, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कुछ करना, कुछ करने का मतलब होता है आगे बढ़ना। निमित्त होता है कारण या उद्देश्य। निमित्त का मतलब क्या होता है? कारण या उद्देश्य। ठीक है, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। और हम किसके भीतर बैठे हैं? इंजन के भीतर बैठे हैं। ठीक है, कांच बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। सरक जाना यानी कि अलग हो जाना। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अब असहयोग क्या का मतलब क्या होता है? साथ ना देना। असहयोग का मतलब क्या होता है? साथ ना देना। और सविनय का मतलब क्या होता है? प्रार्थना सहित, विद रिक्वेस्ट। ठीक है, सविनय का क्या मतलब होता है? विद रिक्वेस्ट, प्रार्थना सहित। और अवज्ञा का मतलब क्या होता है? जो आदेश नहीं माने, न मानना, जो आदेश न माने। और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सन 1930 में दांडी मार्च की
यात्रा के साथ शुरू हुआ था और इसका जो प्रथम चरण है सन 1931 में समाप्त हुआ और जो दूसरा इसका चरण शुरू हुआ था वो सन 1934 में शुरू हुआ था। और अंग्रेजी सरकार भारतीय जनता पर इस अत्यधिक अत्याचार कर रही थी। इस अत्याचार से जनता बहुत ही पीड़ित एवं दुखी थी और 1919 ईस्वी में एक नवीन अधिनियम पास हुआ था जिसमें जनता को शासन में कोई स्थान नहीं मिला था। ठीक है। और फिर जो ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन वापस जाओ जो 1927 में शुरू हुआ था, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो ये सभी तरह के जो ये आंदोलन थे इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी जी। और ब्रिटिश सरकार के विरोध में, क्योंकि ब्रिटिश सरकार से भारतीय जो जनता थी वो काफी प्रताड़ित, काफी दुखी हो चुकी थी, काफी परेशान हो चुके थे। ठीक है, आगे चलिए। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। देखिए मील, ये आजकल तो हम किलोमीटर से डिस्टेंस को, दूरी को तय करते हैं। पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे जो दादाजी हैं या फिर हमारे जो पिताश्री है, ये क्या करते थे, ये उस समय जो दूरी मापने की जो एक मापक सूचक जो शब्द होता था वो क्या होते थे? कोस या मील। और एक कोस में लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास होता है और एक मील में लगभग 2.25 या 2.5 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस मापा जाता था। ठीक है। तो पहले के बुजुर्गों से अगर आप पूछ के देखोगे मील और कोस के विषय में तो वो तुरंत बता देंगे आपको। अगर आप किलोमीटर के हिसाब से पूछोगे तो मेरा शायद ऐसा मानना है कि किलोमीटर के हिसाब से वो दूरी को नहीं बता पाएंगे। लेकिन आजकल ये कोस और मील लगभग समाप्त हो चुके हैं और की जगह किसने ले ली है? किलोमीटर ने। ठीक है भाई, आगे। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई, एकाएक, अचानक से। एकाएक का मतलब क्या होता है? अचानक से, यानी कि सडनली। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा। पेट्रोल क्या होता है? पेट्रोल एक ज्वलनशील व ऊर्जा से भरा हुआ एक पदार्थ होता है। पेट्रोल क्या होता है? एक ज्वलनशील व ऊर्जा से पूरी तरह से भरा हुआ एक पदार्थ होता है। ठीक है। और बगल में, बगल का मतलब होता है पास में, नजदीक में। और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। नली यानी कि पाइप। नली का मतलब क्या होता है? पाइप। भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। हिस्सेदार कौन होता है? हिस्सेदार का मतलब होता है भागीदार, जो उसमें पार्टिसिपेंट करता है। ठीक है। तो आगे चलिए। और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। किसको नली से पेट्रोल पिलाएंगे? बस को। यानी कि एक तात्पर्य है, कहने का मतलब ये है कि गाड़ी का जो पेट्रोल है, जो तेल है, वो खत्म हो गया था। जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, इस तरह से उस बस के जो पेट्रोल टंक था, उस पेट्रोल टंक में क्या लगाया गया था? पाइप लगाया गया था। ठीक है। बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। लुभावने क्या होता है? जो मन को खुश करने वाले होते हैं, मन भावन, मन को भाने वाले, उन्हें लुभावने बोलते हैं। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। अब लेखक और उसके जो मित्रगण थे ये सब इस परिदृश्य को बड़े अच्छी प्रकार से देख रहे थे। ठीक है। इस प्राकृतिक परिदृश्य को मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों समझ रहा था लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन? क्योंकि लेखक को, उसको ये डर था
कि जिस बस में वो सवार होकर यात्रा कर रहे हैं वो बिल्कुल ही पुरानी बस है, बिल्कुल ही जर्जर है, उसका कोई भरोसा नहीं, कब खराब हो जाए, कब उसका स्टीयरिंग टूट जाए, कब उसके ब्रेक फेल हो जाए, और कहीं अचानक से ब्रेक फेल हो जाए ये, या स्टीयरिंग टूट जाए और वो जो बस है वो किसी पेड़ से ना टकरा जाए और कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसीलिए उसे डर लग रहा था। ठीक है भाई, जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, गोता लगाना डूब के। अब ये डर मन में बैठ गया था। अब दूसरा साधन उनके पास था नहीं, वहां से आने का, जो जिधर लेके गए हुए थे वहां से आने के लिए उन्हें उनके पास कोई उचित साधन था नहीं, तो उन्होंने उसी को एक सारा पकड़ लिया, जो वो जर्जर और पुरानी बस थी। ठीक है, आगे चलिए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की। तरकीबें क्या होता है? प्लानिंग, योजनाएं। तरकीबें क्या होती है? योजनाएं की, पर वह चली नहीं। सविनय आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। फर्स्ट क्लास से मतलब है एकदम बढ़िया, इत्तेफाक, संयोग। ठीक है, अक्षीण चांदनी में, अक्षीण क्या होता है? धीमी धीमी, स्लोली स्लोली, मध्यम, मध्यम भी बोल सकते हैं, मध्यम भी बोल सकते हैं। अक्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। दयनीय क्या होता है? दया दिखाने योग्य, यानी कि बहुत ही कमजोर। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं, अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बड़े कठिन शब्द है ये, इनके अर्थ लिख लीजिए, पेन पेंसिल साथ में रखना। बार बार आपको एक बात बोली जाती है कि पेन पेंसिल साथ में रखो, जो कठिन शब्द आएंगे उनका अर्थ साथ के साथ में आप लिखते जाना। प्राणांत क्या होता है? प्राणांत होता है कि मतलब जो जिसका जीवन खत्म होने वाला है उसको प्राणांत बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्राणांत। और बियाबान क्या होता है? बियाबान का मतलब होता है जाना। बियाबान का मतलब होता है, सॉरी, सुनसान। बियाबान का मतलब क्या होता है? सुनसान। और अंत्येष्टि, अंत्येष्टि का मतलब क्या होता है? अंतिम संस्कार करना। अंत्येष्टि का मतलब क्या होता है? किसी चीज का अंतिम संस्कार करना। ठीक है, अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा, पृष्ठ संख्या 16। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसके चारों ओर कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी से मतलब क्या है? इसका मतलब है जो बस की लाइटें थी, वो बस की लाइटें क्या हो चुकी थी? कमजोर हो चुकी थी। वो बस की लाइटों ने भी काम करना बंद कर दिया था। और जो वृद्धा शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है वो किसके लिए प्रयोग किया है? लेखक ने बस के लिए प्रयोग किया है। कभी आप किसी औरत के संदर्भ में सोच लो। ठीक है, चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अब बड़ा कटाक्ष व्यंग्य है इस पंक्ति में कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अब इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने ये जो पंक्ति कही है, लेखक ने ये पंक्ति किसके लिए प्रयोग की है? ये पंक्ति लेखक ने बस के लिए प्रयोग की है, क्योंकि जो बस थी, बस बहुत ही पुरानी थी, अत्यंत पुरानी हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी, और अब उसे जो तेज गति से भी अच्छी प्रकार से नहीं चलाया जा सकता था। ठीक है, और वो चलते चलते कई बार तो क्या होती थी, रुक जाती थी और वो लड़खड़ाने लग जाते थे। और इसलिए जब भी पीछे से कोई गाड़ी आती तो वो क्या करते थे? दरकिनार होकर, यानी कि एक साइड होकर उसे रास्ता दे देते थे। ठीक है, यानी कि
वो जो बस थी वो पुरानी बस थी, वो अन्य गाड़ियों का वो जो उसके साथ में या आगे पीछे जो गाड़ी चल रही थी उनका वो मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसकी स्थिति कैसी हो चुकी थी, बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी थी उस बस की। ठीक है भाई, इसलिए लेखक ने ये कटाक्ष जो व्यंग्य किया है, ये किस पर किया है लेखक ने? निकल जाओ बेटी। बेटी किसके लिए प्रयोग किया है? बेटी, बेटी प्रयोग किया जो अन्य जो गाड़ियां थी, निकल जाओ। ये बात किसने किसको कही है? ये बात, ये जो वृद्ध और पुरानी, ये जो पुरानी बूढ़ी बस है, ये पुरानी और बूढ़ी बस किसको बोलती है? जब वो साइड देकर दूसरी गाड़ियों को आगे निकलने के लिए बोलती है। ठीक है, ठीक है ना? चलिए आगे। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे। पुलिया क्या होता है? पुलिया होता है जो नाले के ऊपर, नाला होता है ना, नाला, नाले के ऊपर का से आने जाने का जो रास्ता बनाते हैं उसको पुलिया बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पुलिया। कि एक टायर फिस करके बैठ गया। फिस होना यानी कि टायर पंक्चर हो जाना। टायर पंक्चर हो जाना यानी कि अब उस बस में का जो एक टायर फिस हो गया था, पंक्चर हो गया था उसमें, वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाते। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। श्रद्धा भाव से, रिस्पेक्टफुल यानी कि आदर भाव से देखना, किसी को मान सम्मान के नजरिए से किसी को देखना। ठीक है, उसे बोलते हैं श्रद्धा भाव से देखना। उसे क्या बोलते हैं? श्रद्धा भाव से देखना। ठीक है भाई, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग, उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। अब इस पंक्ति में है ना, इस पंक्ति में दो उपसर्ग आ गए, दो शब्द है और दोनों में उपसर्ग है। एक तो उत्सर्ग, उत, उत, उप, उत इसमें उपसर्ग हो गया और सर्ग इसमें मूल शब्द हो गया। सर्ग का मतलब होता है खंड, हिस्सा, खंड, हिस्सा, भाग, पार्ट अंग्रेजी में बोलते हैं। उत का मतलब होता है ऊपर का। और दूसरा इसमें जो दुर्लभ जो शब्द है, दुर्लभ, दुर्लभ शब्द में भी क्या है? दूर उपसर्ग है। और जो लब है, लब मूल शब्द है इसमें। और इस तरह से उत्सर्ग का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो क्या हुआ? कि त्यागना, किसी वस्तु को छोड़ देना, त्याग देना। और दुर्लभ का जो वास्तविक अर्थ हो गया वो क्या हो गया? कठिन, जटिल। ठीक है भाई, सोचा, आगे चलिए। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। साहस, हिम्मत, उपयोग करना, प्रयोग करना, व्यवहार में लेकर आना। ठीक है, आगे चलिए। इससे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसार कर उसका इंतजार इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। अब ये जो बात है, ये बात क्यों कही है? ठीक है, क्योंकि वो जो बस थी, वो बस बिल्कुल ही क्या हो चुकी थी? जर्जर हो चुकी थी। जो बस है वो बिल्कुल ही जर्जर हो चुकी है। और लेखक ने बस के हिस्सेदार की इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने किसकी ओर संकेत किया, किस पर व्यंग्य किया है? जो बस का हिस्सेदार है उस पर कटाक्ष व्यंग्य किया है, क्योंकि इसे किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। और यदि बस नाले में गिर जाती तो बस के सभी यात्री मारे जाते। और जो देवता है, देवता बाहें पसार कर इंतजार करते कि बस के हिस्सेदार का, और कहते कि जो ये महान आदमी है, ये महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर को चेंज नहीं किया, एक बस का एक टायर नहीं बदला, और उसके बदले में उसने हजारों व्यक्तियों को, सैकड़ों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। ये कटाक्ष व्यंग्य किस पर किया है? किया गया है तो बस के हिस्सेदार पर। ठीक है भाई, आगे चलिए।
दूसरा घिसा टायर लगाकर फिर चले। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था लगता था लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण यानी कि उसकी ओर प्रस्थान कर देना, यानी कि उसकी ओर चले जाना, उसकी ओर चले जाना। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, बेताबी क्या होता है? व्याकुलता, बेचैनी। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। तनाव क्या होता है? मानसिक दबाव। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। इत्मीनान उर्दू शब्द है। इत्मीनान क्या होता है? किसी तरह की चिंता न करना, निश्चिंत होकर बैठ जाना, निश्चिंत होकर बैठ जाना। ठीक है भाई, ये आपका जो अध्याय था, ये अध्याय आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, अब आप में से किसी विद्यार्थी को इस अध्याय से कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है, तो वो पूछ सकते हैं।